नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात ग्वालियर से बड़ी खबर की, जहां बीजेपी पार्षद के मर्डर पर बवाल हुआ। 4 घंटे से मुरार का बरादरी चौराहा जाम है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा है। जाम नहीं हटने पर लाठी चार्ज की आशंका भी जाहिर की गई है। तो आप ये देखिए कि काफी हंगामा बीजेपी पार्षद के मर्डर को लेकर बवाल हुआ है और काफी देर से बवाल चल रहा है। और आप ये देखें कि बीजेपी पार्षद का मर्डर पुरानी रंजिश के चलते किया गया है। दोस्तों ने ही शराब पिलाकर इस वारदात को अंजाम दिया है। तो वहीं 4 घंटे से मुरार का बरादरी चौराहा जाम हो गया। भारी पुलिस फोर्स मौके पर है। जाम नहीं हटने पर लाठी चार्ज की आशंका भी जताई गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर बीजेपी पार्षद की मर्डर के बाद लगातार 4 घंटे से जाम की स्थिति बनी हुई है। इनका यह कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस फोर्स लगाई गई है। लाठीचार्ज की आशंका भी है। 4 घंटे से मुरार का बरादरी चौराहा जाम है। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, बीजेपी पार्षद के मर्डर को लेकर काफी बवाल की स्थिति बनती जा रही है। देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं, जाम की स्थिति बन गई है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के मुरार कैंटोनमेंट के पार्षद शेलू कुशवाहा की हत्या के बाद आज सुबह से यह बवाल मचा हुआ है। बीती रात उनकी हत्या हुई थी और जो उनके परिजन हैं और पड़ोसी जो लोग हैं, उन्होंने पूरे मुरार इलाके में चक्का जाम कर रखा था। पहले थाना जाम कर दिया था। अब 4 घंटे से बारादरी चौराहे पर जाम लगा रखा है। बारादरी चौराहा मुरार का मुख्य चौराहा है, जहां से ग्वालियर उपनगर और लश्कर उपनगर के लिए यातायात संचालित होता है, लेकिन यहाँ से संपर्क अभी कटा हुआ है 4 घंटे से। यही वजह कि पुलिस ने लगातार जब परिवार वालों को और पड़ोसियों को समझाइश दी और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, उसके बावजूद भी यहाँ से लोग हटने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह कि भारी पुलिस फोर्स अब जो है बारादरी चौराहे पर पहुंच चुका है और अल्टीमेटम दिया जा रहा है। माइक से अनाउंस कर दिया गया है कि जो लोग भीड़ का हिस्सा नहीं है वो यहाँ से रास्ता खाली करे। तो अब थोड़ी देर बाद अगर ये लोग नहीं हटते तो पुलिस इसमें एक्शन ले सकती है और हल्का लाठीचार्ज भी यहाँ देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 5 घंटे से ग्वालियर के मुरार उपनगर का मुख्य चौराहा जाम है। यानी यहाँ यातायात व्यवस्था भी बाधित हो रही है। कई स्कूली बच्चों की जो बसें हैं वो भी पीछे यहाँ जाम में फंसी हुई है। बच्चे भी भूखे हैं। इस तरह का आश्वासन भी पुलिस की तरफ से इनको दिया जा रहा है कि लगातार आप लोग अपना आंदोलन जो है वो खत्म करें और पुलिस इसमें त्वरित कार्रवाई करेगी। लेकिन अब तक जब लोगों ने यहाँ से जाम नहीं हटाया तो पुलिस जो है एक्शन के मूड में आ गई है और पुलिस जो है अपने दल बल के साथ यहाँ पहुंच चुकी है। और अगर थोड़ी देर में यहाँ जाम खत्म नहीं होता है तो पुलिस निश्चित तौर पर एक्शन लेगी और हल्का लाठीचार्ज भी शुरुआत में यहाँ किया जा सकता है, जिस तरह पुलिस की तैयारी दिख रही है। सुशील, जब पुलिस कह रही है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी, पहले भी कहा जा चुका है, उसके बाद इनका क्या कहना है? क्यों ये जाम लगा के रखे हैं? क्यों नहीं हट रहे यहाँ से? देखिए, इन लोगों की मांग है कि जो आरोपी इसमें बनाए गए हैं, 5 लोग आरोपी है, 3 नामजद 2 अन्य आरोपी है। तो परिजन और पड़ोसियों की मांग है कि इन आरोपियों के मकानों को तत्काल तोड़ा जाए जी। लेकिन पुलिस और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जो आरोपी हैं, इन आरोपियों के मकान मुरार कैंटोनमेंट एरिया में है, छावनी एरिया में, जहाँ सैन्य प्रशासन के आधार पर कार्रवाई होती है। यहाँ पर जिला प्रशासन या राज्य सरकार के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जा सकती। यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन ने इनको आश्वासन दिया है कि छावनी बोर्ड से बात की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए बात की जाएगी और उनको पत्र लिखा जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और प्रशासन और पुलिस की परेशानी यही है कि सीधे जो है कैंटोनमेंट एरिया में आरोपियों के मकान पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते सैन्य अधिनियम के तहत। तो यही वजह है कि इसी गतिरोध के चलते 4 घंटे से यहाँ चक्का जाम कर रखा है परिवार वालों ने और पड़ोसियों ने शेलू कुशवाहा के। तो अब बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सौदा है उसके बारे में चर्चा हुई और जो आरक्षण है उसके बारे में भी बात हुई, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, EWS इसके आरक्षण के, और दूसरा ये है कि जो जिला में भर्ती की जाती थी उसके भी कोई एक्ट नहीं था, जिसको भी हाई कोर्ट ने निरस्त किया था। एक आदेश के माध्यम से उसको जारी कर दिया गया था, तो उसे भी निरस्त किया गया। तो जिलों के भी वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रदेश के आरक्षण है। उतना ही महत्वपूर्ण जिले के जो जिलों में जो पद होते हैं
तृतीय चतुर्थ श्रेणी के, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो उसको भी मिलाया जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह की करने में बनी थी 3 राज्यों की जो लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। वो सारी बातों पर चर्चा हुई, उसके बारे में डिटेल चौबे जी बताएंगे आपको। अच्छा, ये आज आप मुंबई जा रहे हैं, कल दिल्ली में, इंदौर, उसके बाद गुजरात, 5 दिवसीय दौरा है लगातार। हाँ, तो निर्मला सीतारमण जी से कल मीटिंग है, परसों फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मीटिंग है हमारी। उसके बाद महो में संविधान दिवस भी है और अम्बेडकर जी की जन्मस्थली महू, वहाँ पद यात्रा में शामिल होगा और उसके बाद गुजरात का दौरा फिर आऊँगा। डॉक्टर रमन सिंह किसी का प्रयोग किसी की उन्होंने कहा रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक मुलाकात वहाँ पर हरियाली आंसू बहा रहे थे, जबकि हमने कोई नोटिस नहीं भेजा है। 15 साल में राम राज्य रहा, 15 साल में राम राज्य रहा है, इसका हम लोग कितना खामियाजा भोगे हैं, आम जनता कितना खामियाजा भोगा वो जानते हैं। आदिवासियों की जमीन चली गई, सैकड़ों आदिवासी जेल में ठूस दिए गए, फिर नक्सली बताकर इनकाउंटर किए गए, जीरम में हमारे नेता शहीद हो गए। ये राम राज्य था। किस प्रकार से लूट मची थी वो सब ने देखा है। तो 15 साल के कार्यकाल का रिजल्ट आ गया, 15 सीट में सिमट गया। इसमें सर एडिशनल ये है कि पिछले 4 साल में रमन सिंह ने बोला है कि एक पैसे का भी काम नहीं हुआ है राजनांद गांव में। 1 साल अब जब हुआ तो घोषणा आखिरी जहाँ पे आखिरी साल बचा है तो मेरी सीट पर जाके सिर्फ घोषणा कर। रमन सिंह जी राजनांदगांव में काम किए होते तो वहाँ लोग सड़क की मांग नहीं करते। नई सड़क की मैंने घोषणा की, तो सड़क बनाए होते तो नई सड़क की जरूरत क्या थी। दूसरी बात, एक सड़कें खराब हो गई तो मतलब 4 साल में सारी सड़कें खराब हो गई। ग्रामीण क्षेत्र में पूरी सड़कें खराब है, और रमन सिंह यदि काम किए होते तो सड़कें इतनी खराब नहीं होती। एजुकेशन की बात है, हेल्थ की बात है, वो सब हम कर रहे हैं। रमन सिंह जी केवल गुमराह करके वोट लेते रहे। संन्यास ले लूंगा, इसी पे डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया कि उनको आपको भी गंभीरता से नहीं लेनी थी, मैं भी नहीं लेता, दोनों का। रमन सिंह जी सच में 2004 से 3 से लेके 12 तक के आरक्षण लागू नहीं किया था, और किया तो हाईकोर्ट में टिक नहीं पाया। हम लोग आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुला रहे हैं। कवासी लखमा जी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस की सरकार आदिवासियों के साथ हमेशा खड़ी है। इसी में सवाल है, राजनीतिक षड्यंत्र बोला है रामन सिंह ने। हाँ, राजनीतिक षड्यंत्र तो करते रहे, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सर, भानुप्रतापपुर चुनाव से पहले जो भाजपा ने तरह तरह के बयान देते नजर आ रहे हैं। एक और बयान बृजमोहन अग्रवाल का सामने आया है, क्या? जिसमें उन्होंने कहा है कि मनोज मंडावी की मृत्यु का जिम्मेदार मुख्यमंत्री, और कहा है कि आपकी शिकायत को बार बार विधानसभा में करते थे कि मेरी बात नहीं सुनी जाती, उससे भी शिकायत की, ऐसा उन्होंने नहीं, वो और भी बात बोले हैं। मुझे उन्होंने राक्षस भी कहा है। तो रमन सिंह जी को मेरे चूहा बोलते हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी राक्षस बोलते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और हीन भावना से ग्रसित हैं। सत्ता जाने से जो फड़फड़ाहट दिखाई देती है वो इनके बयानों, इतने सीनियर और सीजन्ड नेता माने जाते थे, जो इस प्रकार की भाषा विपक्ष के लोगों को या सत्ता में जो बैठे उनके खिलाफ जो बोल रहे हैं। और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। भूपेश बघेल कैबिनेट का बड़ा फैसला, जहां 32% आदिवासी आरक्षण को मंजूरी दी गई है, ओबीसी को 27% और एससी को 13% आरक्षण को मंजूरी दी गई है। तो खबर रायपुर से है, जहां पर भूपेश बघेल कैबिनेट का बड़ा फैसला। कैबिनेट की बैठक पूरी हो चुकी है और इस दौरान 32% आदिवासी आरक्षण को लेकर मंजूरी मिली। तो वहीं ओबीसी को 27% और एससी को 13% आरक्षण को लेकर सहमति बनी है। और आप देखिए कि विशेष सत्र भी बुलाया गया है, जहां पर इस बात को रखा जाना है। तो कैबिनेट की बैठक के दौरान ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये प्रस्ताव सामने रखा गया था, जिसे पास किया गया है। 32% आदिवासी आरक्षण को मंजूरी दी गई, ओबीसी को 27% और एससी को 13% आरक्षण पर मुहर लगी है। तो
तो काफी बड़ा ये मुद्दा आरक्षण को लेकर गरमाया हुआ था, सियासत का केंद्र भी बना हुआ था एक टाइम पर। और अब देखा ये जा रहा है कि भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया, यानी कि भूपेश बघेल सरकार कोशिश कर रही है कि 32% आदिवासी आरक्षण लागू हो, जिससे कि आदिवासियों का जो हक है, जिसके चलते वे लगातार विरोध करते आ रहे हैं, वो मिल सके। ओबीसी को 27% और एससी को 13% आरक्षण का भी आरक्षण को लेकर मंजूरी मिली है। तो खबर रायपुर से, इसके अलावा भी कई सारे प्रस्ताव पटल पर रखे गए थे जिनको लेकर मंजूरी मिली है। धान खरीदी का मुद्दा भी इसमें शामिल था। जनहितैषी जो कार्य होते हैं उनको लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था 32% आदिवासी आरक्षण, जिसे लेकर मंजूरी मिली है। और खबर भोपाल से, जहां भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का दिखेगा सॉफ्ट हिंदुत्व। कल राहुल गांधी करेंगे नर्मदा की आरती, ओमकारेश्वर के करेंगे दर्शन। ओमकारेश्वर में होगी विशेष पूजा अर्चना। शाम 6:30 बजे नर्मदा की होगी पूजा आरती। तो आप ये देखिए कि राहुल गांधी का एक अलग ही जो चेहरा है वो देखने को मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला पार्ट भी नजर आएगा। कल राहुल गांधी नर्मदा की आरती करेंगे, ओमकारेश्वर में दर्शन करेंगे। ओमकारेश्वर में होगी विशेष पूजा अर्चना, जहां शाम 6:30 बजे नर्मदा की पूजा में शामिल होंगे राहुल गांधी। तो आज भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का। इनके साथ प्रियंका गांधी भी मौके पर यात्रा में शामिल हैं। और आप ये देखिए कि लगातार जो आगे के प्लान हैं वो भी सामने आ रहे हैं। कल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कल राहुल गांधी नर्मदा की आरती करेंगे और ओमकारेश्वर में दर्शन करने के बाद ओमकारेश्वर में विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे। शाम 6:30 बजे नर्मदा की पूजा आरती में भी शामिल होंगे राहुल गांधी। तो सॉफ्ट हिंदुत्व का एक एंगल नजर आएगा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का दिखेगा सॉफ्ट हिंदुत्व एंगल। कल राहुल गांधी पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे, ओमकारेश्वर भी पहुंचेंगे, जहां पर दर्शन कर पूजा करेंगे। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, आज भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है, कल तीसरा रहने वाला है, और इस दौरान राहुल गांधी का सॉफ्ट हिंदुत्व एंगल भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल रीनू, देखिए अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बहाने राहुल गांधी 2023 का एजेंडा सेट करने की कोशिश में लगे। और यही वजह है कि आदिवासियों के साथ जहां टंटिया भील की जन्मस्थली पर कार्यक्रम होगा, वहां पर आदिवासियों को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संबोधित करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर जिस तरीके से कांग्रेस चलती हुई नजर आ रही है, उसी का कारण है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शुक्रवार को जो है नर्मदा की पूजन आरती करेंगे। लेकिन ओमकारेश्वर में भी विशेष पूजन अर्चना का कार्यक्रम किया जाएगा। वहाँ ओमकारेश्वर मंदिर में राहुल गांधी 10 से 15 मिनट तक रुककर जो है अभिषेक करने का काम करेंगे। और ये इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव है, और ऐसे में सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, उसी की झलक दिखाने की कोशिश होगी। और जो कार्यक्रम तय हुआ है उसके मुताबिक 6:30 बजे जो है राहुल गांधी ओमकारेश्वर पहुंचेंगे। वहीं पर नर्मदा के तट पर विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा और उसके बाद वो ओमकारेश्वर के दर्शन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से कल का जो पूरा प्लान है वो आपको बता रहे हैं। ओमकारेश्वर में दर्शन करेंगे, पूजा आरती में भी शामिल होंगे, नर्मदा पूजा में भी शामिल होंगे राहुल गांधी। अगली खबर शहडोल से है, जहां पर रेप हत्या के आरोपी के घर चला बुलडोजर। आरोपी शिक्षक का अवैध मकान गिराया गया। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई है। 13 नवंबर को मासूम की रेप के बाद हत्या की गई थी, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला और मकान को ध्वस्त किया गया है। तो खबर शहडोल से है, रेप हत्या के आरोपी के घर चला निगम का बुलडोजर। आरोपी शिक्षक का अवैध मकान गिराया गया। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान मकान गिराया गया। 13 नवंबर को मासूम की रेप के बाद हत्या की गई थी और उसके बाद उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया था। आरोपी शिक्षक के खिलाफ अवैध जो मकान था उसे ढा दिया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान इस अवैध मकान को गिराया गया है। रेप और हत्या के आरोपी के घर प्रशासन का बुलडोजर चला। बड़ी खबर शहडोल से।
और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट